सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। देखो कई बार तो बहुत सारे लोग जज और मजिस्ट्रेट को एक बात समझ लेते हैं, याद रखना जज और मजिस्ट्रेट एक बात नहीं है। जज के पास ज़्यादा पावर्स हैं और आप देख रहे हैं कि ये अधीन है। मजिस्ट्रेट किससे? निम्नतम स्तर के अधिकारी होते हैं जज की तुलना में, जज ऊपर सर्वोच्च होते हैं वो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, सीजेएम क्या कर सकता है किसी को? याद रखना 7 वर्ष तक की सजा का कोई मामला होगा, आपने ऐसा अपराध कर दिया है जिसमें 7 वर्ष की सजा होगी, तो वो सीजेएम सुन लेंगे। जुर्माना ये भी कोई भी लगा सकते हैं, जुर्माना कोई भी, कि भाई 2,000 रुपये का जुर्माना है या 50,000 रुपये का जुर्माना है और सजा जो है वो 5 वर्ष की है। 7 वर्ष से ज़्यादा का होगा तो फिर कहाँ पर जाएगा? अपर सत्र न्यायाधीश के पास में। और अगर मान के चलो अपर सत्र न्यायाधीश उसके भी पक्ष की में बात नहीं है, उसका क्राइम ऐसा है जिसके लिए उसको मृत्युदंड हो सकता है या आजीवन कारावास, तो कौन सुनाएगा फिर? सत्र न्यायाधीश। बात क्लियर है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे बनाया गया है आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट कैटेगरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फर्स्ट कैटेगरी। यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं, याद रख लेना। इसको क्या बताया गया है आपका? 3 वर्ष सजा, 3 वर्ष की सजा तक का मामला होगा और 10 के जुर्माना, के का मतलब होता है 1000, 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में होते हैं आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड कैटेगरी, द्वितीय श्रेणी। ये क्या कर सकते हैं? ये आपका 1 वर्ष तक की सजा सुना सकते हैं, इतना ही इनका अधिकार है, और 5,000 तक का जुर्माना। 5 के हर्जाना बोल दो या जुर्माना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। जुर्माना बोले तो फाइन। तो ये कौन है? ये आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। और ये कौन है? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी। हम सब करके बताइए मुझे, कोई भी सजा किस तरह से सुनाई जाएगी उसके लिए आधार बना रखा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। ठीक है, ये कैसे मामले हैं? जब आपका मामला कोई क्राइम का मामला है, बोलो भी फटाफट से, जो क्राइम का मामला है। बहुत बढ़िया जी, शर्मा जी फ्रॉम पंजाब, सर आप आज बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी तारीफ आपने की है, आपकी परीक्षा में भी आने वाली है इस बार। यहाँ पर आएंगे दूसरी बात क्या है आपका? संपत्ति और क्षतिपूर्ति के मामले, अर्थात दीवानी मामले। अब दीवानी मामले तो मैंने बता दिया, इनमें क्या होता है? इनमें डिस्ट्रिक्ट जज होगा यानी जिला न्यायाधीश होगा। इसमें कैटेगरी समझने की जरूरत नहीं है, क्राइम का पूछा जाता है हमेशा, इसकी कैटेगरी आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, उसको ध्यान रखना है, इसको बस नोट कर लो। जिला न्यायाधीश, डीजे बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। कौन है? डीजे। फिर इसमें आपका दूसरा आता है अपर जिला न्यायाधीश, इसकी हेल्प के लिए होता है जिला न्यायाधीश, इसको बोलेंगे एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ऊपर लिखा ही हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज, अपर न्यायाधीश। फिर इसमें होता है तीसरा सिविल जज। कौन होता है? सिविल जज, जिसको बोलते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। फिर होता है इसमें आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिसको मुंसिफ हम कहते हैं, जूनियर डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? मुंसिफ। मुंसिफ कहा था ना मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुंसिफ होता है, मुंसिफ। और इससे नीचे फिर होती है ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। तो सिविल के मैटर्स होते हैं, ठीक है, इनको ये लोग सुनते हैं। जिला न्यायाधीश इसमें सर्वोच्च है, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है, और आपका न्याय पंचायत होगा। क्या होगा? न्याय पंचायत होगा। अब देखो, जैसे हमने कहा कि इसको सिविल जज कहेंगे, अब हर जरूरी नहीं है हर स्टेट में उसको डिस्ट्रिक्ट जज ही कहा जाता हो या सिविल कोर्ट ही कहा जाता हो। जैसे मध्य प्रदेश के अगर कुछ बच्चे होंगे तो आप किसी अपने पूछना घर में या उस पर रिसर्च करना, मध्य प्रदेश में क्या होता है, डीजे को आपका वो प्रिंसिपल जज बोलते हैं, मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल जज उसको कहा जाता है। तो अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन सेशन जज क्या होता है? वो सभी जगह सेशन जज होता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
क्या कह रहे हैं सर? क्या बताया नायक बैच में? सर बच्चा मैं पहले बता चुका हूँ कौन सी क्लास कब शुरू होंगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1 मार्च से आपका हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स शुरू होगी। ठीक है, ऐसा नहीं थोप सकते हैं कि एकदम से सारी चीज़ें चालू कर दें और कोई लाभ भी उसका ना मिल पाए। तो एक बीच में आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तो उसमें आप ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखना और अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना, धैर्य के साथ में पढ़ना है। ओके, पूरा टारगेट लेके चलो उसको। मैंने आपसे कहा था 8-9 महीने का टारगेट, उसको पूरा लेके चलो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। देखो इंग्लिश पहले ख़त्म हो जाएगी, इंग्लिश से आप फ्री हो जाएंगे। और आपका इतनी बात में कोई दिक्कत? जज क्लियर है? अब हमने बताया आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। और यही हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो कितने तरह के होते हैं। या तो जिला हो सकता है या आपका सत्र मामला हो सकता है। और फिर आता है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में क्या होगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपके ज़िले में जो कोर्ट है उसमें जो जज बनेगा उसकी नियुक्ति कैसे होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। कौन करेगा बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कैसे होती है? तो आप बोलेंगे राज्यपाल इसको करते हैं, जो संबंधित राज्य होगा जिस राज्य का है, राज्यपाल हमेशा करेंगे। कौन? राज्यपाल करते हैं, और हाई कोर्ट की सलाह से। यहाँ के सारे कार्य हाई कोर्ट की सलाह से होंगे, हाई कोर्ट के नियंत्रण में, इसीलिए मैंने आपसे बताया। कौन करेंगे? गवर्नर। गवर्नर करते हैं बाय द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट, लिख लीजिए। कौन व्यक्ति बन सकता है जिला न्यायाधीश? जिसको 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। न्यायिक अनुभव क्या बोल सकते हैं उसको, या ऐसे बोल दो, 7 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता हो। हाई कोर्ट में क्या हो? वो आपका अधिवक्ता। या भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है। हाँ, हाई कोर्ट मत लिखो, सॉरी, इस बात में हम गलत हो जाएंगे क्योंकि हम अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो आप लिख लें सिर्फ शर्त 7 वर्ष तक अधिवक्ता, इससे ही बात बन जाएगी। एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स। हाई कोर्ट ना लिखना भैया, एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स, क्योंकि अभी हम अधीनस्थ को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आवश्यकता ही नहीं इस बात की। फिर आपका आता है आर्टिकल 234, 234। जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। हाँ जी, जिला न्यायाधीश, उसकी तो नियुक्ति ये कर देंगे। उसके अलावा जो होंगे जिले में, क्या एक ही व्यक्ति होता? नहीं, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त अन्य, पहले में तो जिला न्यायाधीश को बता दिया, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या बोल देंगे इसको? अपॉइंटमेंट ऑफ अतिरिक्त, एडिशनल, एडिशनल, या अदर भी लिख सकते हैं आप, जस्टिस अदर देन, अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके अलावा। तो ये जो अधिकार आपका दिया गया है ये भी राज्यपाल को। और मैंने आपसे कह ही दिया हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहेंगे, तो हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट के अलावा एक चीज और आएगी, हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग की सलाह से। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की सलाह से। क्या बोलेंगे? गवर्नर इन एडवाइस ऑफ, इन एडवाइस ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने अभी कहा था पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा एग्जाम आयोजित करता है? बताइए जरा फटाफट से मुझे बताएंगे। कई साथियों ने कहा है सर सिविल जज क्या सजा नहीं सुनाते हैं? क्यों नहीं सुनाएंगे, वो कंपनसेशन करवाएंगे ना, सजा क्यों सुनाएंगे? उसमें सजा नहीं होती, सजा होती है क्रिमिनल मैटर्स में।
क्रिमिनल मैटर्स में सजा होती है, वहाँ पर तो मैंने बताया ना वो कंपनसेशन का मामला होगा, वहाँ तो क्षति पूर्ति देनी पड़ेगी। आपने किसी की ज़मीन कब्जा ली है तो आपको जेल थोड़ी ना भेज देंगे, क्या होगा, आपको वो ज़मीन छोड़नी होगी, ठीक है। और आपने उसमें कोई क्राइम कर दिया, मारपीट कर दिया, तो आपको जो सज़ा होगी वो वहाँ पर कब्जाने के दौरान आपने जो मारपीट किया उसके लिए होगी, वहाँ पर तो क्षतिपूर्ति का मामला होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार। हाई कोर्ट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग क्या करता है, ए एग्जाम कंडक्ट कराता है, कौन सा, तो ये जे का एग्जाम, पीसीएस जे। वहीं पे क्या करता है फिर, ये उनको कंसीडर करता है कि भाई इन व्यक्तियों को जज बनाया जाए, ठीक है, तो वही व्यक्ति फिर क्या बनते हैं, जज बनते हैं। आर्टिकल 235, 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होगा, जिस बात को हम तब से कर रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण, हाई कोर्ट का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, लिखें। कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब ये क्या है, नियंत्रण से मतलब क्या है, नियुक्त लिख दिया, सॉरी मैंने, हाई कोर्ट का नियंत्रण होगा, नियंत्रण, नियंत्रण। अब नियुक्त शब्द पता नहीं कहाँ से आ गया माइंड में, हो जाता है ऐसा कभी। तो यहाँ पर लिखें जरा आप एक बार, कैसा नियंत्रण से क्या मतलब होता है। तो नियंत्रण से मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर जजेस को जो छुट्टी मिलनी है, उन जजेस के जो प्रमोशन होने हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र की बात मैंने बताई थी, ट्रांसफ़र का अधिकार किसको होगा, तो ट्रांसफ़र का अधिकार मैंने कहा था ना सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकता है उसको, हाई कोर्ट को होगा ट्रांसफ़र का अधिकार। जो अपॉइंटमेंट है वो अधिकार इसके हैं, कहने का मतलब जो आपका नियंत्रण है वो किसका होगा, वो हाई कोर्ट का होगा, सॉरी। याद रखेंगे इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, अन्य बातें हैं नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपके साथ में। आपने कभी सुना है फैमिली कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को, परिवार न्यायालय, उसको भी नोट कर लेना, क्योंकि उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर क्विज डाली है। परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, कुटुंब, कुटुंब न्यायालय, अर्थात आपका फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट में कैसे मुकदमे सुने जाते हैं, कोई उदाहरण बताएं, फैमिली के जो विवाद होंगे कि भाई जिनमें आपसी मामले बैठ के कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, कि आपस में बैठ के सुलझ सकते हैं, तो किसी का घर ना बिगड़े, परिवार बना रहे, तो उसके लिए फैमिली कोर्ट्स हैं। और इसके लिए अधिनियम था हमारा परिवार न्यायालय अधिनियम, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, उसके तहत इसका गठन हुआ, परिवार न्यायालय अधिनियम, अधिनियम जिला स्तर पर होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, फैमिली कोर्ट एक्ट कब आया था, किस वर्ष में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने लगभग अपने हर एग्जाम में पूछ रखा है, फैमिली कोर्ट एक्ट कब आया था, 1984 में, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था ये। और परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत ये आता है, अंतर्गत, अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, याद रखना। राज्य सरकार द्वारा इसका गठन होता है, राज्य सरकार द्वारा गठन होगा, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट से परामर्श करके, उससे डिस्कस कर लेता है, उसकी सलाह ले लेता है, हाई कोर्ट से परामर्श करके। फॉर्मेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट, ये लिख लेना, विद एडवाइस ऑफ। कैसे मामले इसमें होंगे, जैसे शादी का मामला है आपका, मैरिज का मामला है कोई, तलाक का मामला है, पेरेंटिंग यानी कि अभिभावक किसका कौन होगा, अभिभावक समझते हो, जैसे बच्चे का मामला हो गया, तलाक हो गया, तो बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा। तो डिवोर्स के जितने मैटर हैं आपके, या शादी के, कि भाई किसी का घर बचना चाहिए, तो उसके लिए अलग से फैमिली कोर्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन ये कहाँ पर होंगे, राज्यों में ही होंगे, हाई कोर्ट की परमिशन से राज्य द्वारा इनका गठन किया जाएगा। ये ऐसे मामले कि आपसी हो सकता है कोई थोड़ा बहुत वाद विवाद हो, और कहने का मतलब है परिवार बचना चाहिए, और यह हम सबको भी समझना चाहिए कि